ये क्या नंदिनी, आपकी आंखों में आंसू? मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। ये तो प्रसन्नता के अश्रु है चंद्र, आप नहीं समझेंगे। जब एक माँ एक शिष्य को इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात आपको वापस मिल जाता है, एक माँ क्या महसूस करती है मैं आपको नहीं बता सकती। बिंदुसार सच में बहुत भाग्यशाली है जिसे आपकी ऐसी माँ मिली। नंदिनी, आपका घाव तो बहुत गहरा है, देखिए रक्त अभी भी बह रहा है। लाइए मैं इसे साफ कर देता हूँ। आइए। चंद्र, कोई आवश्यकता नहीं। चंद्र, आपको भी चोट लगी है। वैसे एक बात कहूं नंदिनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि बिंदुसार का संकट में देखकर अब सबसे इस भांति लड़ पड़ी जैसे मानो सबके समक्ष साक्षात देवी मां आ गई। आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। मैं कदाचित आपका उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं नंदिनी। बिंदुसार को संकट में देखकर आपके अंदर क्रोध जागृत हो गया था और इसी कारण आपने देवी मां के त्रिशूल को उठा लिया था और आप बिना कुछ सोचे समझे उन सबसे लड़ पड़ी। हाँ चंद्र, क्योंकि उस समय मैं एक माँ थी और देवी माँ के प्रकार जैसे वो अपनी भक्तों की रक्षा करती है, मैं अपनी पुत्र की रक्षा कर रही थी। बहुत थक गए होंगे आप, विश्राम कर लीजिए। कल प्रातःकाल ही हम महल के लिए प्रस्थान करेंगे। सुनो सुनो सुनो, हाँ, क्या महाराज हुआ? और महारानी महल में पधार चुके हैं और साथ में युवराज को भी लेकर आए हैं। मैं अभी सबको बता के आ रही हूँ। जल्दी चलो, मेरी आंखें तरस गई है। हाँ हाँ, चलिए चलिए। ईश्वर करे मेरे पोते के ऊपर से सारी बुरी बलाओं का विनाश हो। चंद्रा, हमारे राजभवन में जो कुछ भी हुआ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये किसी बाहर के व्यक्ति ने किया है। मुझे तो संशय है कि इस राजभवन में कोई व्यक्ति है जो इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। बिल्कुल उचित कह रहे हैं आचार्य, मुझे भी ऐसे ही लगता, क्योंकि यदि वो बाहरी व्यक्ति होता तो उसे कदापि यह नहीं पता होता कि बिंदुसार नंदिनी के पास है। जो कोई भी है हमारे ही महल का व्यक्ति है जो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, इसलिए आचार्य हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चाहूंगा कि महल के कोने कोने की सुरक्षा जांच करवाई जाए। अवश्य ही हमें कोई ना कोई प्रमाण तो मिल ही जाएगा आचार्य। हाँ चंद्र, मंत्री जी, पूरे राजभवन की जांच की जाए। किंतु आचार्य,
महल की पूरी तलाशी लेने में कई दिन बीत जाएंगे। चाहे जितने दिन जितनी रातें लगे, जांच तो पूरे राजभवन की ही होनी चाहिए। इस राजभवन का हर एक कोना, हर एक कक्ष, हर एक विभाग की जांच होनी चाहिए। जैसा आपका आदेश आचार्य। क्या बात है चंद्र, आप महल में आने के पश्चात न ही आपने भोजन किया, न ही आप माँ और दादी माँ से मिलने गए। देव, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अमात्य राक्षस को, जिसने मेरे पुत्र का अपहरण किया, उसकी हत्या करने का प्रयास किया, उससे जान से नहीं मार देता। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। किंतु आप भूल समझ रहे चंद्र, अमात्य गुरु ऐसा कभी नहीं कर सकते। अमात्य गुरु मेरे पिता महाराज के सबसे विश्वसनीय ब्राह्मण मंत्री थे और पिता महाराज बाल हत्या के बिल्कुल विरुद्ध थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो दोषी है, उन्होंने बिंदुसार के अपहरण का अपराध किया है, किंतु वो बिंदुसार की हत्या का प्रयोजन ऐसा कभी नहीं कर सकते चंद्र, ये असंभव है। तो आप कहना चाह रही हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो असत्य है, कि जो कुछ मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा मैं उसे भूल जाऊं कि किस भांति मेरे पुत्र की हत्या की मंशा के लिए उन लोगों ने मेरे पुत्र का अपहरण किया, ये सब भूल जाऊं मैं। और यदि वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते थे नंदिनी, तो फिर इतनी बड़ी परियोजना क्यों बनाई उन लोगों ने? चंद्र, कदाचित वो आप तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिंदुसार का अपहरण किया, परंतु वो बिंदुसार को मारे ये मैं विश्वास नहीं कर सकती चंद्र, मैं नहीं मान सकती इस बात को। नंदिनी, आपके कुछ मानने ना मानने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बात मेरे पुत्र के जीवन और उसकी सुरक्षा की है, और मैं अपने पुत्र के अपराधियों को दंड देकर रहूंगा। ठीक है चंद्र, आप जो उचित समझते हैं आप वही कीजिएगा, किंतु कुछ भी करने से पूर्व एक बार तथ्य और जानकारी की जांच अवश्य कीजिएगा। मत बोलो मलय केतु कि हमारे मध्य विनिमय नीति के अनुरूप व्यवहार करने की संधि हुई थी। बिंदुसार के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य, और यही हमारी योजना का प्रयोजन था। मैं स्वयं उसकी हत्या करना चाहता था, उसकी एक एक बात का प्रतिशोध लेना चाहता था। हमारा सेनापति भद्रसाल अभी भी उसके बंदीगृह में है, विशाखा आज भी उसके बंदीगृह में है। उसने हमारे महाराज पद्मानंद की हत्या की है। मैं उसे उसके एक एक अपराध का दंड देना चाहता था, किंतु उसके शिशु को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य कदापि नहीं। मैं बाल हत्या के विरुद्ध हूं, ये मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। बात मैंने तुम्हें पहले ही स्पष्ट रूप से समझा दी थी मलय केतु। मैं बिंदुसार की हत्या कर चंद्र से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था। नहीं मलय, एक शिशु की हत्या करने से तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो सकता, और वैसे भी शिशु हत्या मेरे नियमों के विरुद्ध है। यदि तुम मेरे आदर्शों के अनुरूप नहीं चल सकते तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि तुम अपने इस हठ पे अड़िग हो कि तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य के शिशु बिंदुसार की हत्या करनी है, तो कदाचित तुमने मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनी नहीं। मैं पुनः कह देता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ कौन रहेगा कौन जाएगा, इसका निर्णय मैं करूंगा। ले जाओ मलय केतु, इसके पहले कि मैं तुम्हारे शस्त्र से तुम्हारी गर्दन काट दूं। चले जाओ यहाँ से। स्मरण रहे, आज के पश्चात मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना मैं स्वयं अपनी क्षमताओं से उसे प्राप्त कर लूंगा। और ध्यान रहे कि आज के पश्चात यदि तुमने मेरे निकट आने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जाओ। आज
मैं आपको किससे भेंट करवाने लाई हूँ? ये छोटा सा शिशु किसका है? इतना इतना छोटा सा प्यारा सा कौन है ये शिशु? भैया ये आपका भांजा है बिंदुसार। मेरा भांजा? हाँ बिंदुसार, देखो आपके मामा क्या बोल रहे, मामा जी क्या बोल रहे, कितना प्यारा शिशु है, कितना सुंदर शिशु है। आज यदि पिता महाराज भी जीवित होते तो कितने प्रसन्न होते। नंदिनी आप कहाँ चली गई थी? मैं बिंदुसार को उसके मामा जी से भेंट करवाने ले गई थी। नहीं बिंदुसार को मुझे दीजिए। चंद्र परेशान क्यों हो रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने पुत्र को पूरी सुरक्षा के साथ ले गई थी। गासिया भी थी वहाँ पे। किंतु नंदिनी आज के पश्चात मैं आपको बिंदुसार को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों की सुरक्षा का दायित्व अब मेरा होगा। आप दोनों के लिए मैं कोई भी संकट मोल नहीं ले सकता। वो छोड़िए, लेकिन ना कितने समय बाद हमें अवसर मिला है कि अब मैं फिर आपसे कुछ सीख सकूं। तो देखिए मैं पुस्तक लेकर आया, मुझे तनिक पढ़ा दीजिए। एक काम, तो बताइए कौन सा पाठ पढ़ना चाहेंगे आप? नंदिनी मैं इस विषय में आपसे पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या है ना, मैं एक राजा हूँ और मैं अपने हर एक निर्णय को अपने मस्तिष्क से लेता हूँ, किंतु अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने मस्तिष्क के साथ साथ मैं अपने निर्णयों को अपने हृदय से भी लूं। तो सोचा कि इससे अच्छी पुस्तक क्या होगी और आप अच्छा गुरु कौन होगा मुझे पढ़ाने के लिए। तो क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? अवश्य। पहला श्लोक है, अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सन जाति मीवाघन्य। अर्थात एक दूसरे को इस प्रकार प्रेम करो जैसे गौ अपने बछड़े से करती है, जैसे बिंदुसार से करते हैं। निस्वार्थ, निश्चल, इसमें कोई मोल भाव नहीं होता, लेना देना नहीं होता, किसी प्रत्याशा से प्रेम नहीं हो सकता। यदि आपके सामने वाला आपसे प्रेम ना भी करे तब भी आप सच्ची निष्ठा से प्रेम करते हैं, यही इसका अर्थ है। और दूसरा श्लोक है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणम रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविक्षणन सूक्ष्मतर मनुभवम रूपम। अर्थात प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय है। गूंगे के आस्वाद की तरह वो किसी अधिकारी में ही प्रकाशित होता है। वो गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ, अविक्षण, अधिक सूक्ष्म तथा अनुभव स्वरूप है। देखा आपने बिंदुसार, आपकी माताश्री कितनी अच्छी गुरु हैं, कितनी ज्ञानवर्धक बातें करती। और बिंदुसार आपको तो ज्ञात होगा ही कि आपके पिताश्री से बातचीत में कोई नहीं जीत सकता। वैसे चंद्र, अब मैंने आपको पाठ करा दिया, अब आप भी मेरी एक उलझन सुलझाइए। यदि हेलेना ने सच में उस व्यक्ति को वो मेरा वानर भांति दिखने वाला प्रेमी उसे प्रमाण तौर पर सबके समक्ष पेश कर दिया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। कितनी निंदा होगी मेरी, और क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, पति होने के तौर पर दोषी आप ही कहलाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है नंदिनी, मैं तो केवल आपका मित्र था, तो अब हम दोनों पति पत्नी कैसे हो गए? तो चंद्र, आप समझे नहीं। मेरे कहने का ये अर्थ था कि मैं मगध की महारानी हूँ और अन्य लोगों की दृष्टि में आपकी पत्नी, तो आप मेरे पति हुए, इसीलिए निंदा होना स्वाभाविक है। बात तो आप बिल्कुल उचित कह रही हैं कि यदि हेलेना ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो इस समस्या का समाधान है मेरे पास। समाधान ये है कि अब आप बेझिझक अपने प्रेमी से मिल सकती हैं, है ना? दिक्कत क्या है? आप फिर से क्रोधित हो रही हैं। मैं तो केवल आपके साथ बात कर रहा था। छोटी छोटी बातों में क्रोधित होना बंद करें। मैंने आपको वचन दिया था ना कि मेरे किसी भी निर्णय से आपकी निंदा नहीं होगी। यदि सत्य कहूं मात्र, तो तुम्हारा दिया हुआ एक एक उपाय कार्य कर रहा है। आज तुम्हारे कारण ही मैं नंदिनी से छुप छुप कर भेंट कर पा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हेलेना को लगता है कि नंदिनी का जो प्रेमी है वो भी वानर भांति दिखाई देता है। अब भैया
मेरा सुझाव तो कार्य करना ही था। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं प्रेम गुरु हूँ। तुम मेरे प्रेम गुरु, अब मेरी एक और सहायता कर दो। देखो ये सब कुछ जो हो रहा है इससे नंदिनी बहुत विचलित है। नंदिनी को भय है कि कहीं नंदिनी की निंदा ना हो जाए। तो तुम्हें क्यों इतना करना है कि तुम्हें विशेष कर उस व्यक्ति को हेलेना से बहुत दूर रखना है ताकि हेलेना को कोई प्रमाण ना मिले, अन्यथा मुझे नियम बदलना होगा और नंदिनी मुझसे क्रोधित हो जाएगी तो व्यर्थ में एक समस्या खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। भैया आप निश्चिंत रहिए, हम कोई समस्या नहीं होने देंगे। हेलेना तुम तो मुझे प्रमाण देने वाली थी ना कि नंदिनी का कोई प्रेमी भी है, तो क्या हुआ? हाँ चंद्र, परंतु तुम्हें भी तो मुझे कहा था कि बिंदुसार के जन्म दिवस के बाद मैं तुम्हें प्रमाण दूं। एकदम तुम जानती हो ना कि जब तक मेरे समक्ष कोई प्रमाण नहीं आएगा मैं कोई नया नियम नहीं बना पाऊंगा। तो मैं भी देखना चाहूंगा कि अंततः इस बात की गहराई कितनी है, इसमें सच्चाई कितनी है ना? हाँ चंद्र, जबकि प्रमाण तो मेरे सामने ही है। मैं खुद इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। तो ठीक है, तुम रुको, मैं बहुत जल्द वो प्रमाण तुम्हारे सामने पेश करूंगी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? महाराज का आदेश है, हमें इस कक्ष की तलाशी लेनी होगी। चंद्र, चंद्र, देखो, चंद्र, देखो ना चंद्र, देखो ना, इन्होंने मेरा सारा कक्ष खराब कर दिया। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, आचार्य का ये आदेश था, महल के प्रत्येक कक्ष की तलाशी ली जाए। ठीक है, इस कक्ष की जांच नहीं होगी, जाओ यहाँ से। देखो ना चंद्र, मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए। देखो तुम चिंतित ना हो, मैं तुम्हारे लिए नए खिलौने ले आऊंगा। नए खिलौने ले आओगे? तुम यहीं रहो, मैं किसी को भेजता हूँ जो तुम्हारे कक्ष को ठीक कर सके। ठीक है, मैं चलता हूँ। कक्ष तो ठीक हो जाएगा चंद्र, किंतु उस मस्तिष्क को कैसे ठीक करोगे जहां केवल ये अंकित है कि मुझे तुम्हारी हत्या करनी है, पीड़ा देनी है तुम्हें। अपने 8 भाइयों और पिता की मृत्यु का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, इसीलिए तो मैंने ये सारा खेल रचाया था। क्या हम ऐसा सिद्ध कर सकते हैं कि युवराज जन्मोत्सव में हो, परंतु वो कहीं और हो, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ? आपने बहुत ही उच्च योजना बनाई है जो निश्चित ही सराहनीय है। बहन नंदिनी, तुम्ही ने अपने पुत्र की सुरक्षा का सुझाव दिया था ना अपने भाई से, किंतु मैं उस सुझाव को कैसे पूर्ण होने देता? क्षमा करना नंदिनी, मुझे तुम्हें पीड़ा देनी पड़ी, किंतु मैं और क्या करता। ली गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए यदि कोई अपना भी मार्ग में आ जाए तो उसके विषय में भी नहीं सोचा जाता। और यहाँ तो प्रतिज्ञा है अपने पिता महाराज की मृत्यु के प्रतिशोध की, इसीलिए मैंने, मले ने और अमात्य राक्षस ने मिलकर ये पूरी योजना बनाई थी। मैंने अपना कार्य पूर्ण किया, अब आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। उस चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु दंड देकर, और फिर हम और आप मिलकर एक नए राज्य की स्थापना करेंगे, बिल्कुल पिता महाराज के भांति। इतना कुशल खेल रचाया था तुझे मारने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, किंतु मेरी ही बहन ने उसे नष्ट कर दिया। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, अब तुझे मारने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं स्वयं करूंगा। पहले तेरे पुत्र की हत्या करूंगा और फिर तुझे उसकी पीड़ा को सहते हुए देखूंगा कि कैसी अनुभूति होती है तुझे। जिस पीड़ा की अनुभूति मुझे होती है उस पीड़ा को तू भुगतेगा, और जब तुम उस पीड़ा के दौर से गुजर रहे होगे तब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा।
ऐसी मृत्यु की रचना करूंगा कि जिसे समक्ष देखकर तेरी आत्मा कंपन करेगी। और उसके बाद एक नया सूर्योदय होगा, नंद वंश का सूर्य, जहां मगध पर केवल और केवल मेरा शासन होगा, पांडुगर्त का, महापद्मानंद के पुत्र पांडुगर्त का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।